नमस्कार। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने सीवीटी, चूंकि हम लोग पुराने प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं और इसी सिलसिले में हम लोग सीवीटी 2023 में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। और अभी तक हमने प्रश्न संख्या 66 तक देखा है, 65 तक देखा है। 4 वीडियोज आ चुके हैं इस सिलसिले में और ये 5वीं वीडियो होगी। प्रश्न संख्या 66 पर हम लोग ध्यान देते हैं। काव्य हेतु एक तरफ कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ शब्द हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, और उनके भीतर की बातें हैं। मतलब सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो काव्य हेतु आप देखें, और काव्य लक्षण, शब्द शक्ति और प्रयोजन ये एक तरफ है, और लक्षणा, कीर्ति, व्युत्पत्ति, सारी चीज़ें हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो काव्य हेतु में हम जानते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 मूल काव्य हेतु हैं। तो उसमें हम देखेंगे काव्य हेतु में हम व्युत्पत्ति, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। इसके बाद काव्य लक्षण में शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आप जानते हैं भामा ने कविता का लक्षण में बताया है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द शक्ति की बात करते हैं, लक्षण एक शब्द शक्ति, और काव्य के प्रयोजन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चीज़ें भी हैं, यश, कीर्ति, अर्थोपार्जन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से पहले का तीसरा, उसके बाद दूसरे का चौथा, ठीक है, सी का पहला, तो ये ऑप्शन आपका सही दिखाई देता है। आगे देखते हैं हम, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। तो नामवर सिंह है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी परंपरा की खोज के केंद्र में कौन है, तो हज़रत प्रसाद द्विवेदी हैं, और उनके शिष्य नामवर सिंह ने यह किताब लिखी है। ध्यान देंगे, हज़रत प्रसाद द्विवेदी। अभी आपसे प्रश्न पूछते हैं दूसरी परंपरा किस विद्वान पर केंद्रित है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। ठीक है, याद रखिए। राहुल सांकृत्यायन की रचना जीवन यात्रा का प्रकाशन वर्ष। अब देखिए कि इतने अंदर से भी प्रश्न पूछता। अंदर का मतलब ये है कि हम बारहा जब पढ़ते हैं तो उपन्यास, कहानी, इन सब के प्रकाशन वर्ष याद रखते हैं। ठीक है, अब देखें कि राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इनकी कृति है जीवन यात्रा, उसका प्रकाशन वर्ष तो 1946। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। 68 का दूसरा हमारा ऑप्शन सही है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? ठीक है, तो याद रखिए कि विट्ठलनाथ ने की। अब वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देंगे कि विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिला करके 8 कवियों की एक ग्रुप समझ लीजिए, एक तरह से उसका निर्माण किया। अष्टछाप के कवि के तौर पे हम उन्हें जानते हैं। अच्छा, ये प्रश्न भी अगर बन जाए कभी कि कब की, तो 1565 जो इसकी डेट बताई जाती है, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 1565 मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने हिंदी कहानी और उपन्यास का स्वतंत्र इतिहास लेखन किया है? ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। और अब बाकी जो हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि एक इतिहास लिख दिया गया है आदिकाल और से लेकर के आधुनिक काल की सारी विधाएं, वो एक ही इतिहास ग्रंथ के भीतर मौजूद होता है। लेकिन गोपाल राय जो हैं, उन्होंने उपन्यास का अलग और कहानी का अलग इतिहास ग्रंथ लिखा, जैसे हिंदी उपन्यास का इतिहास और हिंदी कहानी का इतिहास, और कई कई पार्ट में भी ये पुस्तकें मौजूद हैं। हिंदी, ध्यान दीजिएगा, पुस्तक का नाम हिंदी कहानी का इतिहास। ठीक है, हिंदी कहानी का इतिहास, मान लीजिए ये, और हिंदी उपन्यास का इतिहास। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनकी कृति का नाम है।
प्रश्न संख्या 71, रीतिकाल और रीतिकाल के लिए सुझाए गए नामकरण और किस किस विद्वान ने ये नाम दिए हैं, इसका मिलान करना है आपको। तो रीतिकाल हम जानते हैं आचार्य शुक्ल इस्तेमाल करते हैं। अलंकृत काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शुक्ल ने अपने रीतिकाल में यह बात भी कही है कि अगर कोई चाहे तो इसे अलंकार काल भी कह ध्यान देंगे कि ये एक इसमें दिक्कत की बात ये है, ठीक है। अलंकृत काल जो है वास्तव में वह मिश्र बंधुओं द्वारा सुझाया गया नामकरण है, ठीक है। मिश्र बंधुओं द्वारा सुझाया गया नामकरण है, तो इसलिए हम लोग इसे दोबारा से देखते हैं। जल्दबाजी में ये दिक्कत हो सकती है। हाँ, अब देखें ध्यान से। रीतिकाल हम जानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने इस्तेमाल किया है और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के यहाँ आता है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस्तेमाल किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन 11 भागों में हिंदी साहित्य का विभाजन करते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास का, उसमें रीतिकाव्य कहते हैं। तो जो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस्तेमाल किया है, इसके बारे में शुक्ल जी पहले ही लिख देते हैं कि अगर कोई चाहे तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कह सकता है। अब शुक्ल ने कहा था कह सकता है, इन्होंने कह दिया, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस हिसाब से ऑप्शन ये आपका सही है, पहला ही ऑप्शन, यानी कि आप समझ लें कि 71 का पहला ऑप्शन आपका सही है। 72 पर आते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ग्राम कहानी। पहली कहानी 1912 में, ठीक है। इस तरह से आप अगर चीज़ों को याद रखेंगे तो चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। आगे बढ़ेंगे, और मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, ये आपसे पूछ रहा है कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ना ही त काच छार एक मुठी, ठीक है। ये चूँकि चौपाई की एक अर्धाली ये है कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, और ना ही त काच छार एक मुठी, मतलब एक मुट्ठी के बराबर जो है, नहीं तो मानिए तो जो है मानुष प्रेम जो है भयो वैकुंठी, ना ही तो काच छार एक मुठी, ये पद्मावत के आखिरी हिस्से में जब आप जानते हैं कि जो पद्मावती और अन्य जो रानियां थीं उन्होंने स्वयं को जला लिया था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, ठीक है। तो वहाँ ये लाइन आती है, वहाँ ये प्रसंग आता है। तो जायसी की चौपाई है यह। आगे बढ़ेंगे हम। आचार्य प्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यासों को बार बार गप की संज्ञा देते हैं, ये अभिकथन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 में, और अपने उपन्यासों को गप कहकर वे अपने को इतिहास के तथ्यों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? गप कह दिया है। गप क्या है? कहते हैं हम आज भी जो हमारे मुहावरे होते हैं भाषा में इस्तेमाल होने वाले, वो पुराने समय से क्या ज्ञान, क्या समझ, क्या स्थिति रही है उसको हमें दिखाते हैं। हम कहते हैं ना ज़्यादा गप न लड़ाओ, ये हम कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या बस इस तरह से गप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गप आप समझ लीजिए कि काल्पनिक कहानी जोड़ने का एक संस्कृत गद्य साहित्य में या संस्कृत में एक विधा रही है गप की, ठीक है। तो हज़रत प्रसाद द्विवेदी गप कहते हैं अपने उपन्यासों को, ठीक है। इससे क्या है, वास्तव में वो इतिहास के तथ्यों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये विकथन तर्क सही भी है और व्याख्या भी है। तो यानी 74 का पहला आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। यानी 3 उपन्यास निराला द्वारा रचित हैं और ये जो इरावती है वास्तव में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। तो अप्सरा, अलका और प्रभावती निराला द्वारा रचित उपन्यास है। तो अब महत्वपूर्ण बात इस विषय में यह है कि हम लोग 10-10 प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं एक एक वीडियो में, और विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग उसको समझ रहे हैं। ये CUET में हिंदी का कोर्स है जिसमें मैं ही आपको
इसकी तैयारी करवाऊंगा CVTA में हिंदी की। कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो बिल्कुल भी देर ना करें और दिए गए जो नंबर नीचे दिया गया उस पर कॉल करें। मेरे कोर्स के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो लाइव क्लासेस रोजाना हम और आप रूबरू होंगे और विधिवत अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का, और जहाँ जहाँ से भी प्रश्न संभव हैं हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे। और बाकी जो बातें हैं जैसे स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है, सब कुछ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बिल्कुल भी देर ना करें, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी तैयारी को धारदार, मजबूत बनाएं और अपनी तैयारी साकार करें। धन्यवाद।